So hello, hi, क्या हालचाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चों बाड़ी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मैप वर्क। ये सेशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेक श्योर करेंगे कि मैप्स में आपके 5 में से 5 मार्क्स पूरे आए। एंड ट्रस्ट मी, जिन भी बच्चों को मैप वर्क बोरिंग लगता है उनको ये लेक्चर या ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स के थ्रू इस वीडियो के अंदर हम अपने मैप वर्क को कवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी क्लास 10th सोशल साइंस में 5 मार्क्स के मैप वर्क रहने वाले हैं, जिसमें से 2 मार्क्स रहेंगे हिस्ट्री के अंदर और 3 मार्क्स रहेंगे हमारे ज्योग्राफी के अंदर। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ एक ही चैप्टर हमें देखने को मिलता है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर हमें मेजॉरली काफी सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफी के अंदर 3 मार्क्स रहने वाले हैं और ये 6 चैप्टर आपके होंगे मैप वर्क को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री के मैप वर्क के बारे में और डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया को। तो देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया में 2 तरह के मैप वर्क हमारे रहेंगे, जिसमें सबसे पहला मैप वर्क रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस को लेकर के, प्लेसेस को देखेंगे और उनकी सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर रहेगा, उसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट वो हम समझेंगे, जिसमें गांधी जी के इंपॉर्टेंट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेस देखेंगे और जलियांवाला बाग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को भी हम देखेंगे मैप वर्क के अंदर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड। तो 3 इंपॉर्टेंट सेशंस आपके मैप वर्क के सिलेबस में हैं, जिसमें कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927। ये 3 इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं। यहां पर आपको बेसिकली मैप्स के अंदर इन प्लेसेस को, जैसे कि कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, इनको जो है प्लॉट करना होगा। और अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है सिग्निफिकेंस को लेकर के, मान लीजिए मैप में आपके दे दिया कि बताइए कलकत्ता सेशन की क्या सिग्निफिकेंस थी, तो वहां पे सिग्निफिकेंस दी होगी, आपको उस हिसाब से जो है क्या करना होगा, कलकत्ता को पॉइंट आउट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कलकत्ता को। जब हम बात करते हैं यहां पर कलकत्ता सितंबर 1920 की, तो वेस्ट बंगाल के अंदर, आज का वेस्ट बंगाल, उस टाइम पर तो पूरा बांग्लादेश मिला करके और पूरा का पूरा जो है बंगाल हुआ करता था। तो 1920 सितंबर के अंदर कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है। यह कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन था। तो आप देख सकते हैं कि कलकत्ता जो है हमें वेस्ट बंगाल में किस जगह पर देखने को मिलेगा। इस सेशन के अंदर महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ खिलाफत इशू को सपोर्ट करने की प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा। तो हम कह सकते हैं कि कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बाकी लीडर्स को एक तरीके से कन्विंस किया कि भैया जरूरी है कि खिलाफत इशू को हम सपोर्ट करें फॉर अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। अब यहां पर एग्जाम में आपसे या तो वो कह देगा कि भैया कलकत्ता 1920 सितंबर सेशन को मार्क करो, या आपसे वो कह देगा कि वो सेशन को मार्क करो जिसमें खिलाफत इशू को सपोर्ट करने की बात कांग्रेस की तरफ से करी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन की यहां पर बात हो रही है। तो पहला सेशन हो गया हमारा कलकत्ता का सितंबर 1920। कलकत्ता सितंबर 1920 के बाद दूसरा सेशन जो हमारा हो जाता है, दैट इज द नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920। तो नागपुर के बारे में आप सब जानते हैं कि नागपुर इज बेसिकली लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ठीक मेरे ऊपर आपको नागपुर की लोकेशन देखने को मिल रही है। इस सेशन के अंदर कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करा था, या ये कह सकते हैं कि अडॉप्ट करा था। यानी कि दिसंबर 1920 नागपुर सेशन के अंदर कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि अब कांग्रेस शुरू करेगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम द जनवरी 1921 इटसेल्फ। तो नागपुर सेशन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द adoption of non-cooperation program in it.
तो दिसंबर 1920 नागपुर सेशन हो गया। नागपुर की लोकेशन आप मैप के अंदर देख लीजिए, आपको मेरे ऊपर ठीक देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो तीसरा इंपॉर्टेंट सेशन हमारा यहां पर रहता है मद्रास 1927। मद्रास सेशन की अगर हम बात करें तो आप ये मेरे साइड में देख सकते हैं, मद्रास है भैया यहां पर। मद्रास के अंदर कांग्रेस ने एक तरीके से साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का जो रेजोल्यूशन था उसको एडॉप्ट करा था या पास करा था। तो मद्रास 1927 सेशन के अंदर कांग्रेस ने यह डिसाइड करा था कि कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के साइमन कमीशन का बॉयकॉट करेंगी। रीजन, साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिस वजह से साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की बात करी गई थी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सेशंस आपके मैप वर्क के लिए दिए गए हैं। मान करके चलिए कि इन तीन में से एक तो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहला कलकत्ता सितंबर 1920, दूसरा नागपुर दिसंबर 1920 और तीसरा मद्रास 1927। ये तीन इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हो जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के बाद आपके नेशनलिज्म इंडिया में जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कहें मार्क करने के लिए बोल दिया जाता है। तो जैसे चंपारण हो गया, इंडिगो सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह के नाम से आप इसे जानते हैं। खेड़ा सत्याग्रह हो गया जिसे हम पीजेंट सत्याग्रह भी कहते हैं, या अहमदाबाद सत्याग्रह हो गया, कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह। दांडी हो गया जहां से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, या अमृतसर पंजाब हो गया जहां जलियांवाला बाग मैसेकर हमें देखने को मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपसे पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चंपारण की। तो आप मेरे ऊपर ठीक देख सकते हैं कि बिहार के अंदर आपको चंपारण देखने को मिलता है, जहां पर गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ एक तरीके का सत्याग्रह करा था और जो हमारे किसान थे, भारतीय किसान, उनको उनके अधिकार वापस दिलाए थे। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर, चंपारण आपको मार्क करना होगा। आप मेरे ऊपर ये देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। सो हियर यू कैन सी चंपारण सत्याग्रह, जहां पर इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड मूवमेंट हमें होता हुआ देखने को मिला था। कब? 1917 के अंदर। तो 1917 में गांधी जी ने यहां पर जो है क्या किया था बच्चा, सत्याग्रह किया था, और जो हमारे प्लांटर इंडिगो किसान थे उनके हक की बात यहां पर जो है गांधी जी ने करी थी। तो 1917 इज द करेक्ट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह के बाद अगला सत्याग्रह जो हमारा हो जाता है, या अगली प्लेस जो हमारी हो जाती है, वो होती है गुजरात से। गुजरात के अंदर मैप में तीन प्लेसेस हैं। अहमदाबाद, जहां पर हमें कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह होता हुआ देखने को मिला 1918 के अंदर। देन अहमदाबाद के बाद आता है खेड़ा गुजरात, जहां पर हमें पीजेंट सत्याग्रह होता हुआ देखने को मिला, सेम 1918 के अंदर। इसके बाद आता है अपना दांडी, जहां पर हमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती हुई देखने को मिली, दैट इज इन 1930। तो ये तीन प्लेसेस हमारी यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब हम यहां पर बात करते हैं गुजरात की, तो आप थोड़ा जूम इन करके देख सकते हैं। दांडी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोस्टल टाउन था, तो मेरे साइड में आप देख सकते हैं कि इसको हमने कोस्टल टाउन के पास, यानी कि ये गुजरात के सदर्न पार्ट में पड़ता है, अरेबियन सी के किनारे, वहां पर हमने मार्क करा है। इसी तरीके से खेड़ा और अहमदाबाद आप देख सकते हैं कि गुजरात के थोड़े से ईस्टर्न पार्ट के अंदर पड़ जाते हैं, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट के अंदर, तो हमने इनको वहां पर मार्क करा है इनकी लोकेशन के हिसाब से। सो हियर यू कैन सी अहमदाबाद, खेड़ा एंड दांडी हियर। तो ये तीन सत्याग्रह अपने आप में गांधी जी के इंपॉर्टेंट रहे। इसके बाद इन सत्याग्रह के बाद जो इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है, दैट इज द जलियांवाला बाग मैसेकर और द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। तो आप सब जानते हैं कि भैया 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल 1919 को हमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता हुआ देखने को मिला अमृतसर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अमृतसर पंजाब के अंदर हमें जलियांवाला बाग देखने को मिलता है। तो अगर आप मैप में इसकी लोकेशन देखें तो पंजाब के और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमें यह देखने को मिल जाता है। तो पंजाब में जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट और द मैसेकर। अब देखिए क्या है कि आपके एग्जाम में आपको पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का दिया जाएगा, और उस पॉलिटिकल मैप के ऊपर जो है आपसे इन प्लेसेस को मार्क करने की बात करी जाएगी। तो डोंट वरी, स्टेट्स के बाउंड्रीज उसके ऊपर मार्क्ड होंगे। उन बाउंड्रीज को देखते हुए आपको क्या करना होगा
ये जितने भी हमारे लोकेशंस हैं उनको मार्क करना होगा। इसीलिए हर स्टेट के साथ हमने जूम इन करके आपको दिखाया है ताकि आप समझ पाए कि एग्जैक्ट क्या लोकेशन उसकी है। हालांकि अगर लोकेशन हल्की फुल्की इधर उधर हो जाती है तो काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए जो अपना जलियांवाला बाग है या अमृतसर जो है वो पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कहीं इधर है और आपने उसको जो है भैया इधर की तरफ मार्क कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा। तो हिस्ट्री के अंदर हमारा ये मैप वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीनों सेशंस को देखा एंड देन आगे चल करके अब हमने इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट को पढ़ा। अब आगे चलेंगे और बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर अपने 3 मार्क्स को पक्का करने की। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला हमारा जो मैप वर्क आता है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, एंड इट इज रिलेटेड टू द मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। तो भारत के अंदर जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड ये है। तो आपको यहां पर बेसिकली मार्क करने होंगे या रीजन पता होने चाहिए जहां पर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, लेटराइट सॉइल मिलती है एंड एरिड सॉइल मिलती है। सो आप सब जानते हैं कि ये 6 तरह की सॉइल जो है भारत के अंदर पाई जाती हैं, या कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप्स हैं जो इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां से आपको मार्क करने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें एलुवियल सॉइल की, तो आप देख ही सकते हैं कि मेनली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका है वहां पर, और जो अपने कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर हमें जो है मेजॉरिटी ये एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। सो हियर यू कैन सी पंजाब से लेकर के अपना असम तक आपको जो है क्या देखने को मिल जाती है, एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं। एलुवियल सॉइल के बाद दूसरे नंबर पर जो सॉइल आती है हमारी, दैट इज फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो ये आपको मेनली हिली एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। तो आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला रीजन, देन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, वहां पर आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलती है। ये उन एरियाज में देखने को मिलती है जहां पर हिली रीजन है और फॉरेस्ट कवर काफी थिक है। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल हमें भारत के नॉर्दर्न पार्ट और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल के बाद जो तीसरी सॉइल आती है, दैट इज द एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल के बारे में आप सब जानते हो कि ये भारत के डेजर्टिक एरियाज में पाई जाती है। तो मेजॉरिटी ये आपको राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलती है। तो राजस्थान में अरावलीज के वेस्टर्न साइड पर, तो ये अपने क्या हो गई, अरावली रेंज हो गई। तो अरावली के वेस्टर्न साइड पर आपको जो है क्या देखने को मिलती है, एरिड सॉइल देखने को मिलती है। ये उन्हीं इलाकों में पाई जाती है जहां पर सूखा होता है या कहीं रेनफॉल कम होती है। एरिड सॉइल के बाद जो अगली सॉइल आ जाती है, दैट इज द ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल मेनली अपना जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है, वहां पर जो है आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो ब्लैक सॉइल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारे मेन स्टेट्स हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन गुजरात का कुछ हिस्सा, देन उसके बाद अपना कर्नाटका का कुछ एरिया, ये सब राज्य जो हैं शामिल हो जाते हैं। तो इन 4-5 स्टेट्स के अंदर हमें मेनली ब्लैक सॉइल के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेटू वाले रीजन के अंदर। मैप में आप इसको देख सकते हैं। ब्लैक सॉइल के बाद आता है अपना अगली सॉइल का नंबर, दैट इज द लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमें देखने को मिलती है उन एरियाज के अंदर जहां पर हाई रेनफॉल या कहीं हैवी रेनफॉल हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और इन रीजन्स के अंदर हम देखते हैं कि भैया क्या होती है, इंटेंस लीचिंग भी हमें होती हुई देखने को मिल जाती है। तो अपना स्पेशली जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का इलाका है वहां पर, हियर यू कैन सी, देन जो अपना थोड़ा सा उड़ीसा और सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन है यहां पर, देन अपना मेघालय के आसपास जो मौसिनराम वाला रीजन है वहां पर, और कुछ एरियाज अरावलीज के ईस्ट में आपको देखने को मिलते हैं जहां पर लेटराइट सॉइल भारत के अंदर हमें देखने को मिलती है या कहीं पाई जाती है। सो दीज आर द रीजन्स जहां पर आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है।
वैसे तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, या कहीं मैप वर्क में ज्यादा पूछता नहीं है, बट इन केस अगर पूछ ले तो आपको क्या करना होगा, उस रीजन को हाईलाइट करना होगा, मार्क करना होगा, या अगर उसने ऑलरेडी दिया होगा मैप में तो आपको उस हिसाब से पॉइंट आउट करना होगा, आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेटराइट सॉइल के बारे में। इसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट सॉइल, दैट इज द रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल भारत के ज्यादातर हिस्सों में आपको देखने को मिलती है। स्पेशली ये हमें देखने को मिलती है पेनिनसुला प्लेटू के कौन से साइड पर, पेनिनसुला प्लेटू के अपने ईस्टर्न साइड पर। तो ये वाला जो अपना छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वाला जो रीजन है इस बेल्ट में पाई जाती है। और खास तौर पर जो अपना फिर नीचे वाला रीजन ये आ जाता है जिसमें कर्नाटका और अपना आंध्र प्रदेश और साथ में तमिलनाडु के कुछ एरियाज शामिल है, वहां पर ये हमें देखने को मिलती है। देन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो सबसे पहले तो अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई हमारी, कौन सी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। देन उसके बाद अपना झारखंड, उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, इन राज्यों में पाई जाती है। और उसके बाद कर्नाटका नीचे अगर हम देखें तो, देन साथ ही साथ जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, एंड देन हमें तमिलनाडु के अंदर भी ये देखने को मिलती है। तो ये था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मैप वर्क। अब आगे चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो मैप वर्क हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर बेसिकली आपसे पूछा जाएगा मेजर एरियाज ऑफ व्हीट के बारे में। तो जो व्हीट प्रोड्यूसिंग मेजर एरियाज हैं, रीजन्स हैं, उनके बारे में आपको यहां पर जो है मार्क करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि जितने भी ये रेड वाले एरियाज हैं, इन रेड वाले एरियाज को जो है हमने मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स के तौर पर हाईलाइट करा है, मार्क करा है। तो इसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, साथ ही साथ यूपी का काफी सारा रीजन, मध्य प्रदेश का मेजॉरिटी ऑफ द रीजन, देन उसके बाद राजस्थान का कुछ पार्ट, ये सब एरियाज हमारे मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज के अंदर आ जाते हैं। व्हीट के बाद जो नेक्स्ट अपना रहता है वो है राइस। सो मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि आप जानते हो कि भारत का जो स्टेपल क्रॉप है वो राइस ही है ना, यानी कि ज्यादातर भारत में लोग राइस कंज्यूम करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे साइड में ये मैप में कि जितने भी ये ग्रीन वाले एरियाज हैं, यहां पर जो है राइस हमें कल्टीवेट होता हुआ देखने को मिलता है, या ये कहें कि ये मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज हैं। खास तौर पर अगर आप देखो तो आप सब जानते हो कि जो राइस है वो क्या है, एक तरीके का खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, और इसको जो है पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो हमें ये रेनी सीजन के दौरान अक्सर देखने को मिलता है। राइस के बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला इंपॉर्टेंट क्रॉप जो यहां पर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है बेसिकली शुगर केन, टी, रबर, कॉटन, जूट, कॉफी, इनसे रिलेटेड। तो आपसे यहां पूछ लिया जाएगा कि भैया बताइए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है शुगर केन का, टी का, कॉफी का, रबर का। तो आप मेरे साथ में ये मैप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको मार्क करना पड़ेगा। जब हम यहां पर बात करते हैं शुगर केन की, तो शुगर केन के लिए यूपी हमारा ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि शुगर केन सबसे ज्यादा आपको यूपी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम टी की बात करते हैं तो टी के लिए हमारा असम, और असम वाला रीजन जो है हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। तो असम हो गया आपका टी के लिए। फिर इसके बाद अपना जो कॉफी है, तो जब हम कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी के लिए अपना हो गया कर्नाटका। तो आप देख सकते हैं कि ये कर्नाटका हो गया फॉर कॉफी। देन रबर की जब हम बात करते हैं तो रबर अपना हो गया केरला के अंदर, सो हियर वी हैव द केरला। देन कॉटन की जब हम बात करते हैं तो कॉटन आपका मेजरली महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो महाराष्ट्र के अंदर अपना कॉटन हो गया। और लास्टली जूट हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वेस्ट बंगाल हमारा जूट के लिए हो गया। तो ये मेजर या कहें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं भारत के अंदर। तो शुगर केन अपना यूपी के अंदर, टी असम के अंदर, कॉफी कर्नाटका के अंदर, रबर केरला के अंदर, कॉटन महाराष्ट्र के अंदर, जूट वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इन सब स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। मैप में आपसे हाईलाइट करने के लिए या ये कहिए कि मार्क करने के लिए आपसे जो है पूछ लेगा कि भैया बताओ मेजर या लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट या रीजन कौन सा है। तो उस हिसाब से आपको इन क्रॉप्स को हाईलाइट करना होगा, मार्क वहां पर करना हो गया। इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद
हम देखेंगे अगला चैप्टर जो है वो है वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेज में मेजॉरिटी आपसे डैम से ही पूछा जाता है कि कौन सा डैम कहां पर है। आपके सिलेबस के अंदर टोटल 8 डैम्स हमें जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। वैसे तो भारत में बहुत से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, पर आपके सिलेबस में 8 ही डैम रखे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा सलाल डैम हो गया, देन हिमाचल प्रदेश के अंदर भाखड़ा नांगल डैम हो गया, देन उत्तराखंड के अंदर टिहरी डैम हो गया, राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर डैम हो गया, गुजरात के अंदर सरदार सरोवर डैम हो गया, उड़ीसा के अंदर हीराकुद डैम हो गया, नागार्जुन सागर डैम अपना आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तरफ हो गया, एंड देन तुंगभद्रा डैम अपना कर्नाटका की तरफ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सलाल डैम हमारा जम्मू कश्मीर में है, देन भाखड़ा नांगल डैम अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर है, देन उसके बाद टिहरी डैम अपना उत्तराखंड के अंदर है, मेरा अपना राज्य, राणा प्रताप सागर डैम हमारा राजस्थान के अंदर है, सो हियर इट इज। देन सरदार सरोवर डैम हमें देखने को मिलता है गुजरात के अंदर, तो ये रहा गुजरात में। हीराकुद डैम आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है, तो ये रहा हीराकुद डैम। देन नागार्जुन सागर डैम आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये रहा यहां पर अपना नागार्जुन सागर डैम। तुंगभद्रा डैम हमें देखने को मिलता है कर्नाटका के अंदर, तो ये कर्नाटका के अंदर हो गया तुंगभद्रा डैम। इनकी रिवर्स की बात करें तो रिवर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर से अगर एक सेकेंड वापस चलते हैं, फॉर से अगर हम सलाल डैम की ही बात करें तो हम सलाल डैम कहां देखते हैं बेटा? सलाल डैम जो है अपना छेनाब रिवर के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। भाखड़ा नांगल डैम अपना सतलज रिवर के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। टिहरी डैम अपना भगीरथी रिवर के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। हीराकुद डैम महानदी रिवर के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। नागार्जुन सागर डैम हमें कृष्णा रिवर के ऊपर देखने को मिल जाता है। तुंगभद्रा डैम हमें तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जो है देखने को मिल जाता है। तो ये 8 इंपॉर्टेंट डैम हैं, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप वर्क है, यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है और सीधा सीधा तो कई बार एमसीक्यू भी पूछ लेता है, स्पेशली मैच करने वाले। आपको एक तरफ रिवर का नाम दे देगा, दूसरी तरफ डैम का नाम दे देगा, या एक तरफ स्टेट का नाम दे देगा, एक तरफ डैम का नाम दे देगा, कहेगा भैया बताओ सही कौन सा मार्क किया हूं मैं। तो इस तरीके से एमसीक्यूज भी यहां से जो है आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाटर रिसोर्सेज का अपना मैप वर्क हो गया, जिसमें मेजर डैम्स आपसे पूछे जाएंगे, जिनको अभी हमने यहां पर डिस्कस करा। वाटर रिसोर्सेज के बाद जो अगला चैप्टर हमारा हो जाता है दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सारे ही चैप्टर है, बट इन चैप्टर्स के अंदर आपको मिनरल्स के बारे में मेनली बताना है कि कौन सा मिनरल कहां पर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहां पर मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इसके अंदर बात करेंगे कि कौन सा मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें देखने को कहां पर मिलता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यूपी के नरौरा के अंदर मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा हो गया कहां पर? नरौरा, यूपी के अंदर। इसके बाद जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाता है दैट इज ककरापर इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर ककरापर जो है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। मेरे साइड में आप ये देख सकते हैं। ककरापर के बाद आता है अगला महाराष्ट्र के अंदर तारापुर। तो महाराष्ट्र के अंदर तारापुर आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल समुद्र के किनारे है, तो ये हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। तारापुर के बाद जो अगला हमारा डैम न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट इज इन कलपक्कम, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपके सिलेबस के अंदर हैं, जिसमें सबसे पहले नरोरा यूपी, देन उसके बाद ककरापर गुजरात, देन उसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर, और फिर कलपक्कम इन तमिलनाडु। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ये कलपक्कम हो गया तमिलनाडु में। इसके बाद आते हैं मेजर थर्मल प्लांट्स इन इंडिया। थर्मल प्लांट्स जहां पर कोयले से मेजरली बिजली बनाई जाती है। तो मेजर थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है नमरूप, दैट इज इन असम।
तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेजर थर्मल पावर प्लांट ये आप कह सकते हो। तो असम के अंदर नमरूप पावर प्लांट हमें जो है यहां पर देखने को मिल जाता है। नमरूप के बाद आप ये देख सकते हैं, नमरूप के बाद जो अगला हमारा थर्मल पावर प्लांट आता है दैट इज इन सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश हमारा अगला थर्मल पावर प्लांट यहां पर हो जाता है। इसके बाद जो अगला थर्मल पावर प्लांट है दैट इज इन रामागुंडम। पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था बट नाउ इट इज इन तेलंगाना, सॉरी। तो यहां पर ये तीन मेन थर्मल पावर प्लांट्स हमारे हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आसाम के अंदर आपका नमरूप, देन उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर आपका सिंगरौली, कौन सा, सिंगरौली, और फिर इसके बाद अपना जो अगला हो जाता है दैट इज रामागुंडम, कौन सा, रामागुंडम इन तेलंगाना। सो दीज आर द थ्री मेजर थर्मल पावर प्लांट्स जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो भारत में बहुत थर्मल पावर प्लांट है बट तीन ही आपके सिलेबस के अंदर रखे गए हैं जिनको अभी हमने यहां पर डिस्कस करा। तो ये हो गए हमारे मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखा, एंड देन मेजर थर्मल पावर प्लांट जिसमें 3 मेन थर्मल पावर प्लांट्स को हमने डिस्कस करा। अब आगे चलते हैं और अब हम यहां पर बात करेंगे मेजर मिनरल या कहें रिसोर्स रिच एरियाज के बारे में। तो भारत के अंदर आपको काफी सारे रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, चाहे आयरन और माइंस हो, कोल माइंस हो। तो हमारे मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे आयरन और माइंस की। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ओडिशा के अंदर मयूरभंज माइंस हमें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग एरिया के अंदर हमें आयरन और माइंस देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर ही थोड़ा साउथ के अंदर आकर के बेलाडिला माइंस हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद अपना कर्नाटका के अंदर बेल्लारी माइंस हमें देखने को मिल जाती हैं। देन कर्नाटका के अंदर ही कुद्रेमुख माइंस हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। एंड दीज आर द 5 मेजर iron ore mines which are there in your syllabus. So Mayurbhanj mines in Odisha, Durg and Belladilla in Chhattisgarh, Bellary and Kudremukh in Karnataka. So these are the 5 main iron ore mines which are there in your syllabus बच्चा। आयरन और माइंस के बाद अगली इंपॉर्टेंट माइंस जो हमारी होती हैं वो होती हैं कोल माइंस। कोल माइंस की अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर आपका रानीगंज रीजन हो जाता है। रानीगंज के बाद जो दूसरा है अपना दैट इज बोकारो इन झारखंड। तो झारखंड के अंदर बोकारो हमें देखने को मिलता है। तो ये कहां पर हुआ, ये हुआ झारखंड के अंदर भैया। देन वी हैव तलचेर इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका तलचेर हो गया। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर नेवेली। तो ये अपना मेन कोल माइंस है इंडिया के अंदर जो हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 4 मेन कोल माइंस आपके सिलेबस के अंदर हैं। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, बोकारो इन झारखंड, तलचेर इन उड़ीसा एंड नेवेली इन तमिलनाडु। तो यहां से आपसे मार्क करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जा सकता है। कोल माइंस के बाद लास्टली हमारी जो यहां पर आ जाती हैं दैट इज द ऑयल फील्ड्स। तो आप सब जानते हो कि भारत के कुछ एरियाज में, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मुंबई अरेबियन सी के आसपास के इलाके में हमें ऑयल फील्ड्स देखने को मिलती हैं, गुजरात वगैरह की तरफ। तो यहां पर 3 मेन रीजन्स आपके सिलेबस में है। सबसे पहले तो डिगबॉय एंड नाहरकटिया इन असम। तो ये दोनों आपके जो है कहां है बेटा, असम के अंदर हो जाते हैं। तो डिगबॉय एंड नाहरकटिया। इसके बाद जो है अपना मुंबई हाई और बासिन हमें यहां पर जो है देखने को ये मिलता है। ये बासिन थोड़ा सा ऊपर मार्क करा हुआ है इन्होंने, समवेयर अराउंड इधर की तरफ मार्क होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो ये अपना हो गया अरेबियन सी ऑन द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र या मुंबई आप कह सकते हो इसको, है ना। तो महाराष्ट्र के कोस्ट पर आपको ये देखने को मिल जाता है। देन इसके बाद अपना कलोल और अंकलेश्वर इन गुजरात। तो कलोल एंड अंकलेश्वर इन गुजरात अपना नेक्स्ट ये हो जाते हैं। सो दीज आर द 6 मेन ऑयल फील्ड्स विच आर देयर इन योर सिलेबस।
तो डिगबॉय और नाहरकटिया कहां पर है बेटा? आसाम के अंदर है। देन मुंबई हाई और बासिन किधर है अपने? ये अरेबियन सी महाराष्ट्र कोस्ट की तरफ है। एंड देन कालोल एंड अंकलेश्वर आपके गुजरात के अंदर हो जाते हैं। सो ये था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मैप वर्क, जिसको अभी हमने यहां पर डिस्कस करा। अब चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, भारत के अंदर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, फेमस है। तो यहां पर एक बार नजर डाल लेते हैं मैप वर्क की तरफ। सबसे पहला हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमें मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। सो हियर यू कैन सी मुंबई में आपका आ जाता है। मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर आता है कानपुर इन यूपी। तो कानपुर इन उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाता है अपना इंदौर इन मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश के बाद जो फोर्थ अपना इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज द सूरत इन गुजरात, द टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया। तो सूरत, गुजरात। तो इन रीजन्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? कॉटन टेक्सटाइल्स देखने को मिलती हैं। लास्टली हमें देखने को मिलता है कोयंबतौर इन तमिलनाडु। तो सबसे पहले आपने देखा मुंबई के बारे में, दैट इज इन महाराष्ट्र। मुंबई के बाद हमने पढ़ा सूरत, दैट इज इन गुजरात। उसके बाद हमने देखा इंदौर, दैट इज इन मध्य प्रदेश। और फिर हम लोगों ने यहां पर बात करी कानपुर के बारे में, विच इज देयर इन अपना यूपी। और लास्ट में कोयंबतौर को हमने डिस्कस करा। तो ये 5 मेन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको इंडिया के अंदर, भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। वैसे तो और भी रीजन्स हैं, बट आपके मैप वर्क के लिए यही 5 इलाके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल्स के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैप है, दैट इज रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आप सब जानते हो कि भैया इंडस्ट्रीज की जब बात आती है तो बिना आयरन और स्टील के इंडस्ट्रीज लग ही नहीं सकती, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता। सो आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ये एक पार्ट है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कुछ रीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है अपना छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई। तो भिलाई इन छत्तीसगढ़, जहां पर हमें एक मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट देखने को मिलता है। भिलाई के बाद अपना आ जाता है दुर्गापुर, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट जो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें बोकारो, झारखंड के अंदर। और साथ ही साथ हमें जमशेदपुर, झारखंड के अंदर देखने को मिलता है। टाटाज का सबसे बड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हैं, भारत के लिए सबसे बड़ी सौगात, स्पेशली फॉर दिस रीजन। सो जमशेदपुर एंड बोकारो इन झारखंड। इसके बाद अगला आयरन एंड स्टील प्लांट हो जाता है अपना विजयनगर, दैट इज इन कर्नाटका। इसके बाद अगर आप देखें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यहां पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट है, उसमें हमने सबसे पहले दुर्गापुर की बात करी, विच इज इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम लोगों ने बोकारो और जमशेदपुर को डिस्कस करा, विच इज इन वेयर, विच इज इन झारखंड। उसके बाद हम लोगों ने कर्नाटका के अंदर विजयनगर को डिस्कस करा, देन भिलाई इन छत्तीसगढ़। तो ये 5 मेन आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपके सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, बोकारो एंड जमशेदपुर इन झारखंड, एंड देन भिलाई इन छत्तीसगढ़। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स विच आर देयर इन योर सिलेबस फॉर द मैप वर्क। अब देखिए क्या है कि आज के समय में आयरन एंड स्टील प्लांट्स, कॉटन टेक्सटाइल, इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जब से आईटी रेवोल्यूशन भारत में आया है, तो कुछ एरियाज आईटी रेवोल्यूशन या कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर का हब बन गए हैं। तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है नोएडा, दैट इज इन यूपी। सो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर आपको ये नोएडा देखने को मिल जाता है। नोएडा के बाद अगला आता है अपना गांधीनगर इन गुजरात। तो गांधीनगर इन गुजरात इज द सेकंड इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना मुंबई एंड देन पुणे, बोथ आर इन महाराष्ट्र। तो मुंबई एंड पुणे इन महाराष्ट्र। तो आप ये देख ही रहे हैं कि दोनों कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र के अंदर है।
मुंबई जो है थोड़ा सा कोस्टल है, महाराष्ट्र पुणे जो है थोड़ा सा इंटीरियर्स में आ जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है दैट इज हैदराबाद इन तेलंगाना। हैदराबाद एक बार दोबारा देख लेते हैं, हैदराबाद इन तेलंगाना, तो ये तेलंगाना के अंदर हो गया मेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटी पार्क। एंड देन लास्टली आता है अपना सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया दैट इज बेंगलुरु, जिसको आप सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जिसमें सबसे पहले हमने नोएडा की बात करी दैट इज इन यूपी। उसके बाद हमने गांधीनगर गुजरात को देखा, गांधीनगर इन गुजरात। आगे चल करके हमने मुंबई और पुणे की बात करी, बोथ आर इन महाराष्ट्र। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द हैदराबाद विच इज देयर इन तेलंगाना, और लास्टली हमने बेंगलुरु की बात करी विच इज देयर इन कर्नाटका। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आपके सिलेबस के अंदर। अब यहां पर क्या है कि अब हम आगे की तरफ चलेंगे और अपने लास्ट चैप्टर को देखेंगे, बट उससे पहले एक और भी है भाई, चेन्नई भी रह गया, सॉरी, चेन्नई इन तमिलनाडु। तो चेन्नई अभी हमारा रहता था, तो चेन्नई इज द अनदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जिनको अभी हमने यहां पर डिस्कस करा। आगे चलते हैं और अब हम यहां पर बात करेंगे लास्ट चैप्टर की, जो सिर्फ मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल स्टार्ट एंड विल डिस्कस अबाउट द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखिए, ये जो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, इसके अंदर सिर्फ मैप वर्क ही आपका आने वाला है, यानी कि इस चैप्टर से थियरी वाला पार्ट नहीं आएगा। तो अब हम देखेंगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मैप वर्क। तो चलिए मैप वर्क को अब यहां से शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे मेजर पोर्ट्स के बारे में, सी पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स जो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, वैसे तो बहुत है, बट आपके सिलेबस के अंदर जो है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अपना सी पोर्ट आ जाता है कांडला पोर्ट विच इज इन गुजरात। तो कांडला पोर्ट गुजरात का अपना पहला पोर्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ या अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड की, तो अपना कांडला पोर्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है। तो कांडला पोर्ट, और आजादी के बाद सबसे पहला पोर्ट यही था जिसको भारत के अंदर बनाया गया था, प्रॉपर डेवलप करा गया था। कांडला पोर्ट के बाद अगला पोर्ट जो है अपना आ जाता है मुंबई पोर्ट विच इज इन महाराष्ट्र, आप सब जानते ही हैं। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट के बाद नेक्स्ट पोर्ट जो आता है अपना, फोटो भी देख लीजिए इसकी, बहुत बड़ा पोर्ट है ये वैसे। और मुंबई पोर्ट के बाद अगला पोर्ट जो अपना आ जाता है दैट इज इन गोवा, मोरमुगांव पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो ये मेनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हम देखते हैं कि जितने भी आसपास के रीजन में आयरन और माइंस हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनको यहां से जो है ट्रांसपोर्ट करा जाता है। तो मोरमुगांव पोर्ट अपना हो गया गोवा के अंदर। तो जो अपना रत्नागिरी वाला रीजन है, या साथ ही साथ अपना जो गोवा वाला रीजन है, रत्नागिरी गोवा वाली जो बेल्ट है आयरन ओर के लिए, तो उसका जो भी आयरन ओर होता है वो इसी मोरमुगांव पोर्ट से ही क्या करा जाता है, आप देखते हो कि उसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है। मोरमुगांव पोर्ट के बाद अगला जो हमारा पोर्ट है, फोटो भी देख लो इसकी एक बार, मोरमुगांव पोर्ट के बाद अगला जो हमारा पोर्ट हो जाता है दैट इज द न्यू मैंगलोर पोर्ट ऑफ कर्नाटका। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस रीजन में जो भी कुद्रेमुख माइंस से जो भी हमारे आयरन ओर होता है, उस आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए न्यू मैंगलोर पोर्ट का ही इस्तेमाल करा जाता है। तो कुद्रेमुख माइंस में जो भी मेजरली अपना आयरन ओर रहता है उसको एक्सपोर्ट जो है अपना यहीं से करा जाता है। सो न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो इसके बाद जो अगला पोर्ट हमारा आ जाता है दैट इज द कोची पोर्ट इन केरला। कोची पोर्ट इन केरला की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द साउथ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप देखें तो ये कौन सी साइड है, ये भारत की वेस्टर्न साइड है ना, ये भारत का वेस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न साइड में एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, केरला का कोची पोर्ट। केरला के कोची पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में बहुत खास पोर्ट है हमारे लिए, और इंडियन ओशन पर, खास तौर पर लक्षद्वीप और नीचे मालदीव्स के साथ रिलेशंस के लिए कोची पोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोची पोर्ट के बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो हमें देखने को मिलता है यहां पर
तुतिकोरिन पोर्ट और साथ ही साथ चेन्नई पोर्ट, सॉरी तुतिकोरिन पोर्ट ये है, तो ये गलत मार्क कर दिया है बाय मिस्टेक, तो दिस इज द तुतिकोरिन पोर्ट। तुतिकोरिन पोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें, सो दिस इज द साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है ये, और इसके ठीक ऊपर आपको चेन्नई पोर्ट देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द चेन्नई पोर्ट, ये लाइनें गलत जा रही हैं, सो दिस इज द चेन्नई पोर्ट जो आपको मद्रास वाले रीजन में देखने को मिलता है, और तुतिकोरिन पोर्ट जो आपको साउथ में देखने को मिलता है, दिस इज द साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई पोर्ट और तुतिकोरिन पोर्ट के बाद आगे की तरफ, ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है एक तरीके से, तो डीपेस्ट पोर्ट हो जाता है ये अपना विशाखापट्टनम पोर्ट विच इज देयर इन आंध्र प्रदेश। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम आयरन ओर साउथ कोरिया या जापान को भेजते हैं, साउथ कोरिया या जापान को आयरन ओर हम बेचते हैं, वो इसी विशाखापट्टनम पोर्ट से ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये उसी के लिए ही काम में मेनली आता है, या कहें वैसे तो और भी काम में आता है, बट आयरन ओर जो हमारा साउथ कोरिया और जापान जाता है वो विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश से ही जाता है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें तो उड़ीसा के अंदर पारादीप पोर्ट हमारा इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है, तो ओडिशा के अंदर अपना पारादीप पोर्ट ये हो जाता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर आपको हल्दिया पोर्ट देखने को मिलता है विच इज द इनलैंड पोर्ट। क्या है ये? इनलैंड है ना, इनलैंड रिवरन पोर्ट है ये, तो ये थोड़ा सा अंदर आकर के कैनाल के थ्रू होते हुए जो अपना हुबली रिवर है उसको क्रॉस करते हुए जो है इस पोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। सो दिस इज द इनलैंड पोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज हल्दिया पोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये, खास तौर पर जब हम जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं, और खास तौर पर फिर आगे मालदीव्स, बांग्लादेश, इनके साथ भी ट्रेड करने के लिए पोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हमारे सिलेबस के अंदर थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोगों ने कांडला पोर्ट की बात करी विच इज देयर इन गुजरात। उसके बाद हम लोगों ने मुंबई पोर्ट को देखा विच इज देयर इन महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हमने यहां पर कांडला पोर्ट पढ़ा, उसके बाद हमने यहां पर जो है मुंबई पोर्ट पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने मोरमुगांव पोर्ट को देखा, तो मोरमुगांव पोर्ट इन गोवा। देन उसके बाद जो है हम लोगों ने न्यू मैंगलोर पोर्ट की बात करी, न्यू मैंगलोर पोर्ट को हमने डिस्कस करा विच इज देयर इन कर्नाटका। उसके बाद हमने कोच्चि पोर्ट को देखा विच इज देयर इन केरला, द साउथ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। देन हमने इधर की तरफ तुतिकोरिन पोर्ट की बात करी विच इज देयर इन अपना तमिलनाडु। देन उसके बाद हमने इधर जो है चेन्नई पोर्ट का डिस्कशन करा, चेन्नई पोर्ट को देखा तमिलनाडु के अंदर ही। देन ऊपर चल के हमने विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करी, विशाखापट्टनम पोर्ट को हमने देखा। देन ऊपर इधर की तरफ हमने यहाँ पे पारादीप पोर्ट को देखा उड़ीसा के अंदर। एंड देन लास्टली हमने हल्दिया पोर्ट को डिस्कस करा वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं आपके मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है कि भैया मार्क कर दो। अब इसके बाद जो सी पोर्ट्स के अलावा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारे लाइफलाइंस में आ जाता है दैट इज योर मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें वैसे तो भारत में बहुत से एयरपोर्ट्स हैं, बट हमने मेनली जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको सीबीएसई ने आपके सिलेबस में रखा है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा कौन सा भैया? अमृतसर राजा संसी एयरपोर्ट। तो राजा संसी एयरपोर्ट इन अमृतसर, तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पोर्ट आ जाता है, एयरपोर्ट अपना आ जाता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट विच इज देयर इन दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। अभी हाल ही में गवर्नमेंट एक और एयरपोर्ट भी डेवलप कर रही है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। कमेंट्स करके बताओ मुझे कौन सा एयरपोर्ट है वो। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद जो अगला एयरपोर्ट अपना होता है दैट इज द छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, दैट इज इन मुंबई। तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है अगला। इसके बाद जो नेक्स्ट एयरपोर्ट अपना होता है दैट इज योर हैदराबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट इन हैदराबाद। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद। लास्टली इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है वो है चेन्नई का मीनमबक्कम एयरपोर्ट विच इज देयर इन चेन्नई। और फाइनली अपना जो लास्ट
एयरपोर्ट आ जाता है सिलेबस के अंदर, दैट इज सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट विच इज देयर इन कोलकाता। तो ये था कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो आपके एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अमृतसर का राजा संसी एयरपोर्ट, देन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन उसके बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन उसके बाद अपना हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन चेन्नई का मीनमबाक्कम एयरपोर्ट, एंड देन फाइनली अपना कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सब एयरपोर्ट्स आपके सिलेबस का पार्ट है जिनको हमने यहां पर देखा। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मैप वर्क की बात करी, डिटेल के साथ हमने मैप वर्क को यहां पर डिस्कस करा। आपके कोई भी डाउट्स हो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे मैप वर्क को बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशंस के साथ, ग्राफिक्स के साथ यहां पर देखा। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, यू एंजॉयड द वीडियो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।